नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी और पुष्कर अवस्थी साहब। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम राम। जी, दर्शकों, कल रामलीला मैदान में सो कॉल्ड इंडी अलायंस की एक रैली हुई। अब उसे इंडी अलायंस की रैली कहा जाए या दिल्ली के सुल्तान अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले मामले में जेल में हैं, उनके लिए समर्थन की रैली कही जाए, ये थोड़ा-सा विवेचना का विषय हो सकता है। लेकिन उस मंच की एक खास विशेषता रही। 90 के दशक में बिहार की राजनीति से जो एक सिलसिला शुरू हुआ, लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में जेल गए, तो जेल जाने से ठीक पहले उन्होंने इतनी नैतिकता जरूर बरती कि पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया, खड़ाऊ शासन यानी अपनी पत्नी को। कल रामलीला मैदान के उस मंच पर सोनिया गांधी के संरक्षण में इंडी अलायंस के कुछ नेताओं के उपस्थिति में कई सारी राबड़ी देवियां भविष्य की वो मंच पे दिखाई दी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, देश उनका साथ दे रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक तरफ सोरेन की पत्नी, मनीष सिसोदिया की पत्नी, संजय सिंह की पत्नी और खुद अरविंद केजरीवाल की आत्मा अपने हाथों में लिए घूम रही सुनीता केजरीवाल। ये एक नया राजनीतिक संरचना किस तरह से बन रही है पूरे देश में, और इसका कोई भविष्य है भी, वो भी ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ जंग का ऐलान नहीं कर चुके हैं, चुनावी जंग भी और साथ में कार्रवाई का जंग भी। बाबा जी, इतनी सारी राबड़ी देवियां एक साथ मंच पर, और खानदान यानी भ्रष्टाचारी खानदान और रवायत की सबसे बड़ी अम्मा सोनिया गांधी की मौजूदगी में, ये कौन सा नया राजनीतिक ताना बाना दिखाई दिया कल रामलीला मैदान के उस मंच पर? बाबा जी। सर, सबसे पहले अवनीश भाई, ये इंडी अलायंस की रैली नहीं थी, ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट की रैली थी। माइंड, आम आदमी पार्टी की भी रैली नहीं थी, ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई की रैली थी, जिसका नेतृत्व जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की राबड़ी देवी कर रही थी। और देखिए, इस सबसे पहले वाला कल के इस आयोजन को मैं मानता हूं कि विपक्ष किस हद तक दिवालिया हो गया है इस चुनाव में, कि एक तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आखिर चुनाव किस मुद्दे पे लड़े, कुछ तो बोलने के लिए होना चाहिए ना। तो उनका जो एक मुद्दा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। आखिर मंच पर केजरीवाल की फोटो जिसमें उनको कटघरे या जेल में बंद दिखाया जा रहा है, उनकी पत्नी सोनिया गांधी के बगल में बैठी है, पहली बात। दूसरी बात है, केजरीवाल के समर्थन में एक रैली की जाती है आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के द्वारा, जिसमें कांग्रेस के चार बल्कि भाई, सोनिया जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। मतलब चार शीर्ष नेता एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ग्लोरीफाइड मेयर के पक्ष में, और उसके अलावा विपक्ष के तमाम बड़े नेता। आयोजन आम आदमी पार्टी का था, मंच का संचालन आम आदमी पार्टी का सौरभ भारद्वाज कर रहा था। सौरभ क्या है, भारद्वाज है, क्या नाम है उसका, जो भी है। जी जी। जो दिल्ली की शीर्ष नेतृत्व है वो मंच पे या तो मंच से गायब था या फिर तीसरी लाइन में बैठा था। राबड़ी देवियां बशर्ते अगली लाइन में दिखाई दे रही थीं। और इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि सौरभ भारद्वाज पूछ रहा है कि राहुल जी को मंच पर भाषण देने के लिए बुलाना है तो इंट्रोडक्शन क्या दूं। आप लोगों ने वो क्लिप देखा है सर? दर्शकों को वो पूछ रहा है
कई बार क्या होता है कि आजकल तो छोटी छोटी चीजें भी रिकॉर्ड हो जाती है ना, तो उसमें वो बाई चांस रिकॉर्डिंग होगी, मैंने अभी अभी ट्विटर पे देखी है वो रिकॉर्डिंग। वो पूछ रहा है कि राहुल गांधी का क्या इंट्रोडक्शन दूं, तो कहता है अरे बोल दो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और पूर्व अध्यक्ष है। पीछे तो सब सुनाई दे रहा है, पर हास्यास्पद है सब कुछ। और एक बात आपको बताऊं, चलिए ये तो हो गया, हमारे यहां पूर्वांचल में समाज में, आम समाज में जेल जाने को बहुत बुरा नहीं माना जाता। और बुरा इसलिए नहीं माना जाता कि मान सम्मान की लड़ाई जब आ जाती है, जमीन जायदाद की रक्षा की जब लड़ाई आ जाती है, घर की औरतों की इज्जत की जब लड़ाई बात आ जाती है ना, तो लोग मारपीट करके और कुल कर्म करके जेल चले जाते हैं। परंतु चोरी, छिनैती, छिनरपन में जेल जाना बहुत बुरा माना जाता है। आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए जेल जाना अच्छा माना जाता है। शब्द दिया गया है ऑनर किलिंग, ऑनर के लिए किलिंग, उसको अच्छा माना जाता है समाज में। परंतु चोरी, छिनैती, फ्रॉड, छिनरई, लड़की छेड़ने में जेल जाने को बहुत बुरा माना जाता है। तो ये अपने आप को, ये लोग जो लोग भगत सिंह से इक्वेट कर रहे हैं ना कि अरविंद जी जेल में हैं, अरे अरविंद जी किसी इमरजेंसी में जैसे विपक्ष के नेता जेल में भरे गए, तो उस तरीके से जेल में नहीं भरे गए हैं। भ्रष्टाचार में जेल गए हो, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस में किसी को जमानत नहीं दे रहा है। तो ये तो सर मेरा ओपनिंग रिमार्क था। उसके बाद मैं आपसे अगले राउंड में डिस्कस करूंगा कि आखिर इसका पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की जो टोटल राजनीति और इंडिया अलायंस की क्या क्या मजबूरियां हैं, इसको मैं अगले राउंड में डिस्कस करता हूं आपसे। जी बिल्कुल ठीक बात है। और आपने पंजाब का नाम ले लिया तो उससे मुझे ध्यान आया, पंजाब के सिटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान, वो उस मंच की दूसरी लाइन पर अपनी कुर्सी एक हथियाने की दौड़ में इधर-उधर भाग रहे थे, जबकि आतिशी मार्लिना बाकायदे बैठी हुई थी। तो ये एक पूरी बात थी। पुष्कर दा, जैसा कि बाबा जी ने अभी कहा कि ये आम आदमी पार्टी की रैली थी। हालाँकि मंच पर जो फ़ोटो लगी थी अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली, वो हटवाई भी गई, ये सब हुआ। कितना देखते हैं ये कितनी इंडिया अलायंस की रैली थी? कितनी तमाम जो चोर भ्रष्टाचारी हैं, उनके नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने की रैली थी। कितना ये अरविंद केजरीवाल की रैली थी। और इंडिया अलायंस के पास अगर कुछ बचा-खुचा रह गया था, तो वो क्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता ऐसी रैली में, जहां एक जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में बंद नेता के समर्थन में इतनी बड़ी रैली होती है चुनाव से पहले? देखिए, ना ये आपकी रैली थी, ना ये तथाकथित इंडिया गठबंधन की रैली थी। ये रैली नंगों की रैली थी। ये रैली उनकी थी जो नंगे हैं, भ्रष्ट हैं। उन्होंने जो है एक कहावत सुन रखी होगी निश्चित रूप से कि नंगे से भगवान भी डरता है। तो वो सारे नंगे जो है एक मंच पे इकट्ठा थे और उम्मीद कर रहे थे भगवान मतलब भारत की जनता और वोटर वो डरेगा और जो है इनको गले लगाएगा डर के मारे। जो इनकी प्रवृत्ति रही है, जिस तरीके से ये अपना राजनीतिक चिंतन करते रहे, जिससे राजनीति में ये आगे बढ़े, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हथराई, तो इसको जो है राजनीति से इसको परे देखिए इस चीज। मैं जब देख रहा था मुझे जो है हर आदमी डरा हुआ लग रहा। डरा इससे नहीं था कि लोकतंत्र खतरे में है, कि संविधान का खतरा है, कुछ ना। सब जो है अंतरात्मा से जानते हैं कि वे महाभ्रष्ट हैं। सब जानते हैं कि उनके ऊपर केसेस लगे हैं। सब जानते हैं कि देर सवेर सबका नंबर आएगा। जो बैठे हैं उसमें कई लोग बेल में बाहर है। सोनिया गांधी, उनका लौंडा जो है राहुल गांधी, ये सब जो है आकांक्षा भयातुर होकर एक मंच पे इकट्ठा हुए, ताकि होता नहीं है, एक डिस्कवरी में एक सीरियल देखा था, एक मछली होती है, वो जो है बहुत छोटी होती है, 1-1 इंच की होती है।
तो जब उसको जो है शार्क में खाने आती है तो क्या करते हैं, पूरा एक झुंड जो है एक बड़े शेप बना लेती ताकि वो अपना जो है आकार जो है 1 इंच की जगह उसको कई फुट में दिखाई दे। तो ये बेसिकली जो है फूला हुआ गुब्बारा है। ये सब जो है चोर एक से इकट्ठा हो गए, गलबैया कर रहे थे और दिखा रहे थे कि हम जो है कितनी शिद्दत से जो है लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए खड़े हुए। क्योंकि किसी ने भी वहां पर बात जो की, किसी ने भी इस विषय में बात नहीं की कि उनका भारत को लेके विजन क्या। उन सबने यही बात की है कि हम जेल नहीं जाए, या जो प्रूवन तो नहीं कहेंगे, लेकिन केजरीवाल भी है वो अंडर डिटेंशन, अभी जेल गया भी नहीं। अभी तो ईडी ने उसको डिटेंशन में जो है किया हुआ है, उससे भयातुर है। इस वहां पर सब चाहे ना चाहे, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करनी है। कितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जितना वहां से जो रिपोर्टर्स थे, कई सोर्सेस से मैं देख चुका हूं, पढ़ चुका हूं, मैक्सिमम 10,000। तो ये चोरों के गठबंधन में 10,000 आई है तो समझ लीजिए कि इसका कितना प्रताप है। फिर एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगती है, वहां से इन नंगो भ्रष्टाचारियों का एक आह्वान भी था। यह आह्वान उस जनता को था या उस तंत्र के लोगों को था जिनका जीवन यापन भ्रष्टाचार में ही रहा है। और 2014 के बाद ये जो है, भले वो पकड़े गए हो ना हो, लेकिन उनके भ्रष्ट आचरणों पे एक विराम लगा है, या उन्हें कष्ट है, या जितना फ्री हैंड उनको 2014 से पहले सिस्टम प्रोवाइड करता था वो अब प्रोवाइड नहीं हो रहा। तो बेसिकली उन सारे भ्रष्टाचारियों, बेईमानों का के लिए आह्वान था, हे भारतीय जनता के वो भ्रष्ट नागरिकों, ये हम तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारी आत्मा है, हम जो है जिंदा रहेंगे तभी तुम जिंदा रहोगे। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, मोदिया जिस तरीके से जो है ताल ठोक के जो है हर मंच पे जो है बता रहा है और डरा रहा है कि मैं लौट के आऊंगा, मैं जो पीछे नहीं हटूंगा, मैं जो हूँ सबको एक एक करके जो है हिसाब देना होगा, सबका पैसा जनता को लौटवाऊंगा। तो ऐसे में तुम पे यदि तुमको अपना भ्रष्टाचार कायम रखना है और तुमको वही 2014 के पुराने सुनहरे दिनों की जो है में जो है युगलगान करना है, तो जो है हम सब यहाँ खड़े हैं और एक एक चेहरे को पहचान लो। तुम्हें चाहे हम पसंद हो, दूसरा पसंद नहीं है, लेकिन हमको लेकर आओ, क्योंकि हम जब आएंगे तो हम जो है भारत में फिर 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार का जो है खुला नंगा नाच हो रहा था, डिस्को हो रहा था, नृत्य हो रहा था, उसमें हम तुमको जो है भागी बनाएंगे और तुमको जो पूरा आनंद कराएंगे। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ये कोई राजनीति नहीं थी, ये एक भारतीय राजनीति के जितने नंगे, भ्रष्टाचारी, कलंकित और वितृष्णा योग्य व्यक्तित्व थे, उन सबका एक जो है मिला जुला संगम था, बस। ठीक। अच्छा, आपने दर्शकों, पुष्कर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। क्या ये उनको एड्रेस कर रहे थे कि भैया हमको लेके आओ, अगर हमको लेके वापस आए तो हे भ्रष्टाचारियों, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार कहीं मंगल ग्रह पर पैदा नहीं होता, इसी समाज में है, हमारे आपके लोग ही तंत्र में हैं, और भ्रष्टाचार जो होता है वो समाज का उतना ही हिस्सा है जितना सुचिता और अच्छे काम समाज के हिस्से होते हैं। तो पुष्कर जी ने जो ये बात कही, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या वो 2014 से पहले वाला जो रिजीम था जिसमें भ्रष्टाचार की खुली छूट थी, ये मैसेजिंग थी कि हे भ्रष्टाचारियों, अगर पुराने दिन देखने हैं अपने वाले इन अच्छे दिनों के मुकाबले, तो हमें वापस लेके आओ। उसके साथ ये डर तो था ही कि हम सब नंगे हैं, और मजे की बात यह है कि सारे नंगे हमाम में नहीं बल्कि रामलीला मैदान के मंच पर बैठे हुए थे। बाबा जी, पंजाब आपको लेके चलेंगे और पंजाब के बारे में जानने का जरिया हम बनाएंगे भगवंत मान दूसरी लाइन में बैठना। मैं ये पूछता हूं कितने और सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उस मंच पे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि भगवंत मान के अतिरिक्त कोई और सिटिंग चीफ मिनिस्टर था। पंजाब जैसे महत्वपूर्ण सूबे का था, दूसरी लाइन पे बैठना, आतिशी मार्लिना जैसी नेता के सामने कुर्सी तलाशना, वहां से निकल के पंजाब अगर ले जाइए, तो क्या जो एक चर्चा में हमने आपने बात किया था और निकल के आया था कि भगवंत मान अब अपने आप को अरविंद केजरीवाल से अलग कर लेंगे, क्या ये उसकी पुष्टि नहीं है?
जिस तरीके से भगवंत मान वहां पे दिखाई दिए, वहां से लेके चलिए जरा पंजाब की तरफ। नहीं, मैं पंजाब जाने से पहले एक लाइन का एक कमेंट करना चाहता हूं पुष्कर दा की बात पे। देखिए, इटालियन माफिया में ना देयर इज द रूल ऑफ, मतलब एक उनका माफिया का एक नियम है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ ओमर्टा, OMERTA, कि माफिया के किसी भी गिरोह को माफिया क्या करता है, पूरा माफिया, इसका जिक्र पुलिस के सामने या प्रशासन के सामने या सरकार के सामने या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के सामने नहीं करना है। हम क्या गड़बड़ करते हैं, तुम क्या गड़बड़ करते हो, जितना भी देश का माफिया है, वो जो भी अराजकता फैलाता है, लॉलेसनेस है, जराइम है, क्राइम है, उसका कोई जिक्र शासन के सामने नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ओमर्टा। जिन लोगों ने गॉडफादर पढ़ी होगी वो इसके बारे में जानते हैं। सर, ये लॉ ऑफ ओमर्टा ना भारतीय राजनीति में भी अभी यहाँ का काम हो जाएगा तो फिर यहाँ भी देखा जाते। संदीप भाई का बहुत बहुत स्वागत वैसे है। भी कुछ दिन में संदीप मान लो भाई अगर आ चुके हैं। ऑफिस में काम करता। संदीप भाई आपका जो, अच्छा चले गए संदीप भाई। जी जी। खैर, तो सर ये लॉ ऑफ ओमर्टा भारतीय राजनीति में भी चल रहा था पिछले 70 साल से, 65-70 साल से, कि तुम भी कमाओ हम भी कमाएंगे, पब्लिक में थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे, परंतु भ्रष्टाचार के मुद्दों को छेड़ना नहीं है। जिसने जो कमा लिया ठीक है यार, तुम भी कमाने के लिए आए हो, हम भी कमाने के लिए आए हैं, चिल्लाते रहो, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार बोलते रहो, पर खाते कमाते रहो। फिर मोदी ने ये लॉ ऑफ ओमर्टा जो था ना भारतीय राजनीति का, इसको तोड़ दिया। मोदी का सूत्रवाक्य क्या है? न खाऊंगा न खा। जी, मुझे लगता है कि बाबा जी के एंड कुछ नेटवर्क का इशू है। अच्छा, मेरे ख्याल से फ्रीज हो गए। कोई बात नहीं। जैसे ही दर्शकों बाबा जी का नेट ठीक होता है, हम उनको वापस ले आएंगे। अच्छा पुष्कर दा, जो बात वो कह रहे थे ये गॉडफादर वाली, वो मुझे भी याद है क्योंकि मैंने फिल्म भी देखी है, नॉवेल भी पढ़ा है। वाकई ये होता है कि कभी भी कोई, ये जो माफिया के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर बात नहीं करते, और शायद यही वजह है कि वो जनता के लिए कोई मैसेजिंग नहीं दे पाए, सिवाय ये कहने की लोकतंत्र खतरे में है। और एक चीज यहाँ पर ये दिखाई देती है कि जब 2024 के चुनाव के मुहाने पे आप खड़े हैं, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है, इलेक्शन में आप जाने वाले हैं, इलेक्शन में आप जा रहे हैं, और ऐसे में आप ये कहते हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में, तो फिर किस इलेक्शन में आप जा रहे हैं, क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में? देखिए, ऐसा है कि जहां तक बाबा जी ने जो बात की है लॉ ऑफ ओमर्टा, वो निश्चित रूप से, और ये दिखता भी है कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार तो सन 47 के बाद से ही जो है राजनीति में दिखने लगा था, और विशेषता जो है 60 के दशक के बाद, 70 दशक के बाद जो है राजनीति में भ्रष्टाचार होना जो है भारत की जनता ने नियति मान लिया था। लेकिन उसके बाद भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लोग पे कार्रवाई होती रही, लेकिन अंततः केवल कुछ अपवादों को छोड़ कभी भी जो है परिणति पे कोई नहीं पहुंचा। एक ही जो लोग जो है जिन्होंने जिंदगी इस फुटपाथ से स्टार्ट की और राजनीति में आए और 30 साल 3 दशकों में जो है अरबपति खरबपति बन गए, आय से ज्यादा जो है संपत्ति पे जो है कितने ही केसेस हुए, सीबीआई छापा पड़ा, सब कुछ पड़ा, केसेस हुए के 8-8, 9-9 साल चलता रहा, उसके बाद जो है क्लीन चिट मिलती रही। तो ये था पुराना 2014 से पहले का वातावरण जिसकी बात लोग चाहते हैं। इसीलिए कोई आदमी ही किसी की कोई वो नहीं देता, कोई खुफियागिरी नहीं करता, क्योंकि हर आदमी जानता है ये एक समय का चक्र है, अभी है, उसके फिर हम आई विल बी बैक इन द गेम। बाबा जी हमारे साथ फिर से वापस आ गए हैं। बाबा जी आप अपनी बात वहीं से शुरू करें। जी, गॉडफादर पर तब तक हम कर रहे थे, उस उदाहरण जो आपने दी, नॉवेल हमने भी पढ़ी है, फिल्म भी देखी है, तो वो उसी प्रसंग पे हम लोग बात कर रहे थे। जी, तो मेरी असल में लाइट चली गई थी, अब आ गई है वापस। तो सर मोदी का सूत्रवाक्य है न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मोदी इसको फॉलो कर रहे हैं।
और मोदी ने कसम खाई है कि मैं भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार को समूल निकाल दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हालांकि ये बहुत बड़ा काम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी इस काम में कितने सफल हुए हैं, पर शुरुआत बेशक बहुत अच्छी है। अब आ जाते हैं जरा आम आदमी पार्टी के अंदरूनी राजनीति में, आपको मैं पंजाब ले चलता हूं। देखिए, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी पैर जमा रही थी दिल्ली में की सफलता के बाद, तो पंजाब में कोई लीडरशिप आम आदमी पार्टी की थी नहीं, और हालांकि भगवंत मान नेता थे, पर पार्टी तो दिल्ली की थी। तो केजरीवाल, राघव चड्ढा, संजय सिंह और एक दुर्गेश बाबू थे। ये सब लोग मिलके पंजाब की राजनीति करते थे। अब इनको पंजाब में जब पैर जमाना था, तो इनको सबसे पहले तो भैया तुमको घुसने कौन देगा, तुमको कौन अपने दरवाजे में बैठाएगा। तो ये सब गए कनाडा और वहां से समर्थन लेकर आए कनाडा अमेरिका से कि है अपने आदमी है यार, है हमारा एक तो मित्र आ रहा है, उसको जरा कायदे तुम लोग देखो, सेवा करना उसकी। तो जब खालिस्तानियों का मैसेज जब कनाडा से आ गया, तो पंजाबियों ने इनको अपने घर बैठा लिया। तो एक बेस सपोर्ट और एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है खालिस्तानियों के पास, उसके थ्रू इनको एंट्री मिल गई। अब इनको लोकल लीडरशिप चाहिए थी, तो लोकल लीडरशिप में इन्होंने सबसे पहले दिल्ली वालों को वहां बैठाया। पर तब पंजाबियों की एक बड़ी गंदी आदत है, सिखों की खास तौर पे, एनीबडी हु डज नॉट स्पीक पंजाबी इज अ भैया फॉर देम। है भैया, बड़ा हिकारत, बड़ा डेरोगेटरी वर्ड है भैया उनके लिए। जो अप्रवासी मजदूर होता है ना, जो बेचारा गरीब आदमी, उसको भैया बोलते हैं, भैया भैया उन्हें दिल्ली गंदी करते, अपना पंजाब गंदा करता, ऐसे बोलते हैं। जिस गाड़ी में भैया ट्रेवल करते हैं उसमें पंजाबी ट्रेवल करना पसंद नहीं करता, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो सर, दुर्गेश और संजय सिंह और राघव चड्ढा जैसे लोग आके पंजाब को गवर्न करते थे, गवर्न। मैं आपको एक बात बताऊं, कल एक चर्चा चल रही थी, उस पर पंजाब में एक विस्पर अभियान चल रहा है, खुसुर फुसुर अभियान इस वक्त आज की तारीख में चल रहा है, कि जब 2022 का टिकट वितरण हो रहा था, तो राघव चड्ढा पैसे लेकर टिकट बेच रहा था। ये तो सब जानते हैं। सर, ऐसे आरोप हैं कि कुछ महिला नेत्रियों के साथ दो दिल्ली, मूलतः उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा हम बिस्तरी की है, और हम बिस्तरी के बाद टिकट दिया गया है। और नाम है, मैं नाम नहीं, महिलाओं का नाम इस तरह से लेना नहीं चाहिए सर, ऐसे आरोप हैं। और पंजाब में इस बात को लेके आज की तारीख में बहुत भयानक गुस्सा है, और इसको मुद्दा बनाया गया है विस्पर कैंपेन में, ये भी लोकसभा चुनाव से पहले। अच्छा, मैं एक आपको ये मैंने बेस बताया, अब मैं 2 मिनट में बात कंप्लीट कर दूंगा। सर, कायदन अगर देखा जाए तो केजरीवाल इज अ ग्लोरिफाइड मेयर ऑफ अ सिटी स्टेट, जो कि एलजी और केंद्र सरकार के अंगूठे के नीचे काम करता है और अपनी मर्जी से शायद एक बाल्टी मग्गा भी नहीं खरीद सकता। भगवंत मान एक भारत के सर्वाधिक संपन्न, सबसे शक्तिशाली, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट का प्रचंड बहुमत से जीता हुआ मुख्यमंत्री है। और आज की तारीख में यदि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ए टीम दिल्ली वाली अगर जेल में अपनी हील्स ठंडी कर रही है, तो स्वाभाविक नेता जो है वो भगवंत मान ही होने चाहिए। पंजाब में भगवंत मान की जब सरकार बनी, तो भगवंत मान के ऊपर एक एक्स्ट्रा जुडिशियल तो नहीं कहेंगे उसको, वो जो था नहीं था, बिना किसी पर सुपर सीएम वाला जो कॉन्सेप्ट होता था, हाँ, सुपर सीएम वाला कॉन्सेप्ट होता है, सोनिया गांधी की तरह राघव चड्ढा को बैठा दिया गया था। हाँ, राघव चड्ढा को बैठा दिया गया था। तो वो तो खैर भला हो अमित शाह जी का और दिल्ली वालों का कि उन्होंने भगवंत मान को उसके चंगुल से बचा लिया और बोला कि तुम क्यों घबराते हो जी, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अपना कायदे स्टेट चलाओ। क्योंकि
पंजाब किसी भी तरीके से सर डिस्टेबलाइज हो, कमजोर पड़े, कोई दिक्कत हो, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पंजाब सामरिक दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य है। क्योंकि पाकिस्तान का और आईएसआई का जितना नजला गिरता है वो बेचारे पंजाब पे ही गिरता है। और पंजाब को बचा के रखना, पंजाब को तरक्की के रास्ते पे ले जाना केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो सर ऐसे में जब केजरीवाल जेल चले गए हैं और भगवंत मान को इस तरह जलील करना, और भगवंत मान, ठीक है आप सुनीता भाभी को, राबड़ी देवी को सोनिया गांधी के बगल में बैठाएं, अच्छी बात है, परंतु भगवंत मान को इस तरीके से दूसरी लाइन में बैठाना, और बैठाने के लिए चेयर भी नहीं देना, बेचारा अपनी चेयर का जुगाड़ खुद कर रहा था। तो सर पंजाब के लोग इन बातों को नोट कर रहे हैं, मैं आज बता रहा हूं आपको। और सर पंजाबी बिल्कुल भी, उनका जो स्वाभिमान है ना, उनकी जो, इसके लिए पंजाबी में एक वर्ड है अणख, अनक, बहुत अनखी कौम है सर, इस प्रकार की बेइज्जतियां बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसकी जो बहुत न्यूएंसेस हैं, आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है आज की तारीख में पंजाब में, उसमें कहां से क्या आ रहा है, कहां जा रहा है, बहुत उथल पुथल मची हुई है। इसके लिए तो एक अलग से 1 घंटे का वीडियो बनेगा। पर मैं ये बोल रहा हूं कि पंजाब ने कल की घटना को बहुत बुरा माना है, मैं इतना बता रहा हूं जी। ठीक, बिल्कुल। और आपने कहा कि उसको तो बड़े आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या राजनीति चल रही है उनके इंटरनल, उस पर एक लंबी बातचीत होगी, बिल्कुल करेंगे। मैं अब ये जानना चाहता हूं कि अब जो कुछ भी हालात बने हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेके, कल रामलीला मैदान की रैली में भगवंत मान को लेके, इसका इमीडिएट असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब में किस तरफ पड़ रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। अब इतना जल्दी ये क्लियर कर देना कि नहीं नहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नहीं है, ये भगवंत मान की पार्टी है, ऐसे में पंजाब का वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फौरी क्या रिएक्ट करेगा? क्योंकि पोलिंग बूथ तक जाएगा वोटर, और अगर नाराज है तो नाराजगी दिखाएगा। नाराजगी अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिखाएगा तो फिर किसको प्यार देगा वो? क्या देख रहे हैं आप? सर ये मैंने बोला ना, ये 1 घंटे का टॉपिक है, पर मैं इतना बता देता हूं कि आम आदमी पार्टी को वोट जो आया था वो 3 जगहों से आया था। मुख्यतः सबसे बड़ा वोट आया था उनके पास अकाली दल का पंथिक वोट, क्योंकि ड्यू टू खालिस्तानी सपोर्ट। तो पहला पंथिक वोट अकाली दल से आया, दूसरा कांग्रेस से एक बहुत बड़ा वोट आया, और हिंदू वोट, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे मुद्दे छुए थे, फॉर एग्जांपल नशे का मुद्दा, ये पूरे समाज का मुद्दा है। उसके बाद उन्होंने अपने ये स्कूलों में फीस बढ़ाना और स्कूलों के जो पेरेंट्स के मुद्दे होते हैं, कुछ बड़े ग्रास रूट लेवल के मुद्दे भी आम आदमी पार्टी ने उठाए थे। तो उन मुद्दों की वजह से हिंदू समाज भी बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि देखिए 92 सीट, 92 सीट्स 117 विधानसभा में 92 सीट जीत जाना एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत है, और वो इतनी जल्दी ऐसे नहीं होता। 42% से ज्यादा वोट शेयर था। तो सर मैं एक बात बताऊं, ये सारा का सारा वोट बैंक जो है ना, वापस अपनी अपनी जगह जा रहा है। पर सर एक बात क्या है कि जब एक बार हिल जाता है ना, जब ग्राहक एक बार जब दुकान से चला जाता है तो पूरा का पूरा नहीं लौटता, थोड़ा बहुत आ जाता है। इसलिए आम आदमी पार्टी का कुछ वोट अकालियों में वापस जा रहा है, कुछ थोड़ा सा कांग्रेस में जाएगा, परंतु एक बहुत जो हिंदू वोट था वो बहुत मोटा चंक जो है वापस बीजेपी में आ रहा है। मैं आज की लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। और सर ऐसे में आम आदमी पार्टी वैसे ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऊपर से केजरीवाल जिस तरीके से पंजाब के संसाधनों का दोहन कर रहा था, केजरीवाल की सबसे बड़ी 2 समस्या थी भाई। वो एक स्टेटहुड का मसला है दिल्ली में, वो स्टेट ही नहीं है कायदे से देखा जाए, वो तो एक शहर है, उनके पास कोई स्टेट प्लेन नहीं है, उनके पास कुछ भी करने की आजादी नहीं है, पुलिस उनके पास नहीं है। और केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या है कि भैया कुछ दो चाहे मत दो, हमको पुलिस चाहिए। अब पुलिस है नहीं केजरीवाल के पास दिल्ली में, तो उसको पंजाब पुलिस मिल गई है। अब उसको अगर किसी को दिल्ली से अरेस्ट करना होता है तो पंजाब पुलिस आती है। जैसे बग्गा के केस में आपने देखा, या वो जो यूट्यूबर थे, क्या नाम था भाई साहब का, उनको जो हाँ। तो सर ये जो पंजाब
का जो दोहन कर रहा था। पंजाब के स्टेट प्लेन, उनके पास प्लेन नहीं था तो बाकायदा भाड़े पे लिया गया, और बेचारा केजरीवाल को घुमाने के लिए भगवंत मान को उसके साथ ड्राइवर की तरह चलना पड़ता है, क्योंकि अगर उस स्टेट प्लेन में या पंजाब सरकार के प्लेन में भगवंत मान नहीं बैठा है तो केजरीवाल क्यों घूम रहा है? तो बोला असल में शो ये करते हैं कि भगवंत मान जी गए थे गोवा, केजरीवाल तो उनके साथ गया था, जबकि फैक्ट है कि केजरीवाल जाता है प्रचार करने। तो सर ये बड़े, इन सब मुद्दों को पंजाब की जनता देख रही है ना, और बीजेपी इनको मुद्दा बना रही है कि अरे भैया ये कब तक भैया राज करेंगे भगवंत मान साहब, ये दिल्ली के, अच्छा भगवंत मान ने बहुत सफलता अर्जित की है, अब संजय सिंह, दुर्गेश जैसे ये दिल्ली के लोग जो है ना पंजाब में दिखाई नहीं देते। इन्होंने जब नई सरकार बनी तो चड्ढा को सिर पे बिठाने की कोशिश की थी, बाकायदा मीटिंगें प्रिसाइड करता था, पंजाब के तमाम बड़े अफसर फाइलें लेके दिल्ली जाया करते थे। पंजाब की एक्साइज, हाँ पंजाब की एक्साइज पॉलिसी, एक्साइज डिपार्टमेंट पूरा दिल्ली गया था। बिल्कुल बिल्कुल कॉपी करके ले आए थे, दिल्ली का ही लिक्वर पॉलिसी कॉपी करके ले आए थे। जब दिल्ली में फंसे तो पंजाब में भी विड्रॉ किए, तैयारी पूरी हो चुकी थी। आज भगवंत मान भी जेल में होते, और आप सोचिए शराब और भगवंत मान का क्या रिश्ता है, तो एक जेल का भी रिश्ता होता कि शराब कांड में भगवंत मान चले गए। बहरहाल पुष्कर दा, कल जो कुछ भी रामलीला मैदान में हुआ, क्या करप्शन आधारित, परिवार आधारित राजनीति के ताबूत में अंतिम कील खुद अपने ही नहीं ठोक लिया है, और वह भी सोनिया गांधी अपने पूरे परिवार के साथ? बहुत मजेदार बात है। प्रियंका वाड्रा भी मंच पर, राहुल गांधी भी मंच पर, सोनिया भी मंच पर, इतनी सारी राबड़ी देवियां मंच पर। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी तो कार्रवाई कर ही रहे हैं, दृढ़ संकल्पित ही हैं करप्शन और परिवारवाद को खत्म करने के लिए। ऐसे में नरेंद्र मोदी के ही ट्रैप में फंसकर, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या इंडिया अलायंस इस पूरे गिरोह ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी, अपने ताबूत में खुद अंतिम कील अपनी ही हथौड़ी से, अपने ही हाथों से नहीं ठोक लिया? देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं चलाई है, ना ताबूत की आखिरी कील है। मुझको लगता है कि ये जिस स्तर पे पहुंच गए हैं या मानसिक विक्षिप्तता में पहुंच गए हैं, वहां पर हाथ में कनिस्तर लिए घूम रहे हैं जलाने की। अब उसमें ये भूल गए हैं कि जिस कनिस्तर का लिए उसका ढक्कन ढीला है और खुद उनके कपड़ों में वो तेल पहले से ना हुआ है, लगाएंगे आज खुद भी जलेंगे। तो ये बेसिकली जो है आखिरी क्या कहेंगे इसको, ये अभी तो चालू हुआ है। 31 मार्च 2024 को जो रामलीला मैदान से घोषणाएं हुई हैं और जिस तरीके से चिंगाड़ हुई है, ये मैं समझता हूं कि ये उत्सव जो है 4 जून तक चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से जो वक्तव्य था पूरे जो नंगों के जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसमें जो राहुल नंगा है उसने जो कहा, वो जो मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए। उसी बात को राहुल गांधी जो है ने उसको बड़ा ही स्पष्ट रूप से किया, इससे पहले भी वो कह चुका। लेकिन जो उसने जो स्पष्ट रूप से कहा है, उसने सरेआम धमकी दी। उसने धमकी ये दी है भारत की जनता को, भारत के जनतंत्र को, कि यदि जो है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, हम तो जो है आग लगाने के लिए निकले, यदि हमको जो है तुमने नहीं बैठाया, हमको फिर 2014 की पुरानी बहार का आनंद लेने नहीं दिया, तो हम जो है पूरे गुलशन को ही उजाड़ देंगे। और उसमें जो है इसकी भी परवाह नहीं है कि वो खुद जलेंगे कि नहीं जलेंगे। तो ये निश्चित, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है उनका प्रयास जो है भारत में आग, दंगा भड़के, ठीक, उपद्रव हो, अराजकता हो, और ये सब कीमत देने को तैयार है। ये कीमत ये देना चाहते हैं कि हम ये सब गुजरने को तैयार हैं, बशर्ते हमको पुरानी वाली स्वच्छंदता, हम जो
भ्रष्टाचार का जो दाग लगे हैं, जो हम पे आरोप लगे हैं, वो खत्म हो। वो कब खत्म होंगे? जब हम 2024 में तो मोदी को हरा के हमको बैठाओगे तो हम जो है ब्लैंकेट अप्रूवल देंगे कि हम अपने अपने एक दूसरे के दाग साफ करेंगे, एक दूसरे के, जैसे होली के बाद होता है कि लोग जो है एक दूसरे के पीठ में रगड़ रगड़ के जो रंग छुड़ाते हैं, वो करेंगे। और साथ में हम जो हमको जो है यहाँ पहुंचाएगा उसको भी ये पूरा जो है सहूलियत होगी कि वो भी अपने जो है जो बदनुमा दाग ले वो छुड़ा सकता है, या जो है और लोटपोट होके सुअर के तरीके से जो है कीचड़ होली खेल सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक आह्वान है इंडी तथाकथित ग्रुप का। सोनिया गांधी जिसकी महारानी है, सुनीता हो या बाकी हो, अंड हो या बंड हो, ये सब जो है ये लोग वहां पर भी जो है अपने ही भ्रष्टाचार का उद्घोष कर रहे हैं। और ये जो होता है आत्महंता योग, जो आदमी जो तो सुसाइड क्या होता है? सुसाइड आदमी थोड़ी सोचता है कि वो कि हम मर रहे हैं, वो सोचता है कि सुसाइड करके कि दूसरे को हम सजा दे। सर मैंने इसीलिए कहा कि क्या खुद ही अपने ही ताबूत में अंतिम कील नहीं ठोकी। मैंने इसीलिए मैं समझ रहा हूँ, वही आत्महत्या योग है जी। बाबा जी कहना चाहते हैं, बाबा जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? उंगली रेस की थी आपने। देखिए, मैं 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। पहली बात तो राहुल गांधी के वक्तव्य पे ध्यान दीजिए। पहला कि यदि बेईमानी से चुनाव जीता गया, उनका सीधा सीधा इशारा ईवीएम की तरफ है, और वो अभी से पब्लिक को बता रहे हैं कि ये हम चुनाव जो 2024 का हारने जा रहे हैं ये ड्यू टू ईवीएम हैक हो कर लेगा मोदिया। पहला आरोप उनका ये था। तो अगर ईवीएम हैक करके चुनाव मोदी ने जीता तो, और यदि संविधान से छेड़छाड़ हुई तो देश में आग लगेगी। देखिए, ये बदायूं के हज्जाम के जनाजे में हजारों की भीड़ इकट्ठी होना और मुख्तार के जनाजे में हजारों की भीड़ इकट्ठी होना, सर ये भीड़ हालांकि स्वतः स्फूर्त भी आती है, पर इट वाज आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड। राहुल गांधी जो बीच में न्याय यात्रा छोड़कर, पहली बात तो न्याय यात्रा शब्द किस लिए, न्याय किसको दिलाने की बात हो रही है, तो जो रेटोरिक चल रहा है जो है कि मुसलमानों के साथ इस देश में न्याय नहीं हो रहा है, और जो न्याय यात्रा छोड़ के बीच में जो ये जाता है ना 3 दिन के लिए, सर ये इसके जो वो डीप स्टेट वाली आप लोगों ने जो जिक्र किया है कि इसके हैंडलर्स बैठे हैं विदेश में, केजरीवाल के हैंडलर्स भी सर विदेश में बैठे हैं और राहुल गांधी के भी हैंडलर्स। अच्छा, आज के जमाने में सर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क करना बहुत रिस्की हो गया है ना, कभी भी जो है आपके बातचीत जो है लीक हो जाती है, क्योंकि वाकई इसलिए बंद कमरे में आमने सामने बैठ के ये गाइडेंस लेने जाता है और प्लानिंग वहां से बनती है, उसको बताया जाता है कि तुमको ये करना है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के डिप्लोमेट्स का बोलना, राजदूत उनका, उसके बाद यूएस का बोलना, यूएन का बोलना, आखिर ये सब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने बहुत एक वीडियो इस पे किया है, एक साक्ष्य के साथ। तो सर, और आग लगाने वाली जो बात है ना, वो भारत के मुसलमानों को संदेश दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ये आग आखिर आग कौन लगाएगा इस देश में? बिल्कुल ठीक बात। जो आग लगाने के लिए मशहूर है, हाँ, वही लोग जो गुंडों के जनाजों में 1 लाख की भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्करदा मैं चाहूंगा कि बिल्कुल इस बात पर कि राहुल गांधी ने रामलीला मैदान के मंच पर जब ये कहा कि अगर हमको नहीं लाओगे तो देश में आग लगा देंगे हम, आग लगाना वो उन्हीं को एड्रेस कर रहा था बंदा जो अतीक और यहाँ बदायूं वाले में आते हैं। आप एक बात कहा करते हैं कि यही निकलेंगे सड़क पर, पूरे विश्व में अगर सड़क पर निकल के उत्पात मचाने का कोई इतिहास देखा जाए तो केवल और केवल इसी जमात, इसी मजहब के नाम लिखा गया है। बहुत शॉर्ट में मैं चाहूंगा इसको खत्म करें आज की चर्चा को। क्या ये न माना जाए कि राहुल गांधी देश में आग लगाना चाहते हैं और मजहबी भीड़ को सड़क पर उतार के, यात्रा में जो साथ नहीं आई थोड़ी बहुत वही थी, ये अराजक और गृह युद्ध की तरफ धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे।
कि हम मुसलमानों को देखिए अराजक सड़क पर उतार देंगे। हाँ, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो और मैं इसको बड़े शिद्दत से इस बात को मानता हूं कि राहुल गांधी जिसको एड्रेस कर रहे थे वो उसी जमात को एड्रेस कर रहे थे जो निकलता है और ये उसी को इंडिकेटर दे रहे थे। ये देखिए आप बदायूं और आपका गाजीपुर में जो भीड़ निकली है, भाग्यशाली था कि ये उत्तर प्रदेश में बदायूं पड़ता था और गाजीपुर पड़ता। यदि ये जो है ये दो शहर किसी और प्रदेश में होते तो अब तक तो ये आग की लगने की शुरुआत हो चुकी होती। बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि ये उसी की तरफ जा रहा है। अब ये है कि घटनाएं कब तक बचती हैं, कब तक नहीं बचती, और निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो है का उद्देश्य भी यही है, उनके हैंडलर का भी उद्देश्य यही है कि जो है सशक्त भारत की कैसे, जब तक के इंटरनल आप जो है केओस में नहीं फंसते, 2024 को लोकसभा में डेट नहीं लगाते, और दूसरा जो ये कह रहा है कि 2024 के बाद जो है संविधान बदला तो जो है भारत टूट जाए। पहली बात मतलब ऐसा आदमी जो है जो भारत के टूटने की बात कह रहा था, इसके मतलब भारत का टूटने का उसका उद्देश्य अंदर से। कौन तोड़ेगा उसको? तोड़ेगा वही जो कि भारत को भारत नहीं मानता, जिसके लिए जो है भारत नेशन कंसेप्ट ही नहीं है, जिसके लिए उम्मा सबसे बड़ी चीज है, जिसके लिए धर्म पहले, तो उसकी फील्डिंग वही है, उसकी सेना वही है। बस ये है कि जो मार्च तक कुछ नहीं हुआ तो गाजीपुर और बदायूं उत्तर प्रदेश में था। बस यही बनाते रहिए कि ये जो है और ये कुछ इस तरह ना हो। यदि होगा तो निश्चित मानिए कि इस तरह का जो है आप बार बार नहीं रोक पाएंगे, और ये सबसे ज्यादा जो है ये और तीव्रता करें। यदि कल आपने राहुल गांधी की आंख देखी, यदि कल राहुल गांधी जा रहा था उसने आप उसकी चाल देखी हो, इस वक्त वो मानसिक विक्षिप्तता, क्रोध, छटपटाहट में उसका बचने तो लाइटर लगाए खुद ही आग लगा दे, ये उस स्थिति में, और ये करेगा, ये होगा ही होगा। बस ये कब तक बचता है ये हमको देखना। निश्चित रूप से ये मुसलमान को जो है ये सड़क पे लाने का, लग के आग लगाने का आह्वान करे, वही है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं बहुत दिनों से एक बात कहता रहा हूं कि 24 में 24 कि सन 2024 में हो सकता है कांग्रेस की 24 सीट आ जाए। मैं उस फिगर को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। मुझे लग रहा है 24 में 14 की तरफ बहुत तेजी से कांग्रेस बढ़ रही है, और मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक ये बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे 4 जून को भी इसी मंच पर मुंह दिखाना है। 4 जून को 12 बजे के बाद सर कांग्रेस बहुत तेजी से 24 में 14 की तरफ बढ़ रही है। मेरे पास उसके आधार है, अगर आप अलाउ करें तो 30 सेकंड में बता दूं। सर मुख्यतः इनकी 3 जगह से सीट आई थी, पंजाब, तमिलनाडु और केरल। सर हो सकता है पंजाब में इस बार इनका खाता न खुले। 8 सीट आई थी, और तमिलनाडु में ये विदिन 5 से नीचे से मटने जा रहे हैं। केरल में भी हो सकता है इनका खाता न खुले या 2-4 सीट पे आ जाएं, बाकी इनको कहीं से सीट आनी नहीं है। तो वो 24 वाली जो फिगर है उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं आज। 24 में 14, हालांकि अभी 2 महीने पड़े हैं चुनाव में, बहुत कुछ बदल जाएगा इसमें बहुत। पर आज जो स्थिति है पंजाब की, मैं ये पंजाब के रेफरेंस बात कर रहा हूं कि बहुत संभव है कि इस बार पंजाब में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं आज। सर बहुत बड़ी फिगर है। 8 अगर एक झटके में माइनस होते हैं तो अपने आप में जहां पर सांसदों के टोटके लगे हों, अकाल पड़ा हो, वहां पर 8 एक मुश्त अगर आप कम कर रहे हैं पंजाब से तो बहुत बड़ी बात है। और पंजाब से 8 कम होने का मतलब है कि इसके संकेत और कहां कहां जाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तमिलनाडु की राजनीति बदल रही है, वो भी एक देखने की बात होगी। दर्शकों, तमाम राबड़ी देवियां, भ्रष्टाचारी, परिवारवाद, यह सब कुछ रामलीला मैदान में हुआ, लेकिन उसमें जो सबसे खतरनाक बात यह थी कि राहुल गांधी के शब्द, राहुल गांधी किसका आह्वान कर रहे थे? देश में आग लगाने की बात कर रहे थे। आप चुनाव नहीं जीतेंगे, आपकी सरकार नहीं बनेगी तो आप देश में आग लगाएंगे। आग लगाने का जरिया किसे बनाएंगे, ये भी साफ था। और जैसा कि पुष्कर जी ने और कहा, हम सब सहमत हैं कि भला हो उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, अदरवाइज गाजीपुर में जुटी हुई भीड़, बदायूं में जुटी हुई भीड़ ऑलरेडी सड़क पर उतर चुकी होती है। ऐसे में मुझे ध्यान आता है कि भला हो राजस्थान, भला हो मध्य प्रदेश, भला हो ऐसे तमाम और बड़े राज्य
इस समय भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में हैं और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी की चीखें अंदर अंदर निकल रही है कि किरासिन का डब्बा तो मैं खाली कर चुका हूं, आग लग क्यों नहीं रही है। और यही धमकी कल उनके भाषण में रामलीला मैदान से दिखाई दी। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र के इस महापर्व चुनाव में हमारा, आपका या भारत के करोड़ों मतदाताओं का सिर्फ एक मजबूत इशारा यानी उंगली ईवीएम पर दबानी है, सही सरकार चुननी है। और यही जवाब है उन सभी को जो देश में आग लगाने को आतुर बैठे हैं, देश में दंगा फैलाने को आतुर बैठे हैं। हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आप सबको पसंद आएगी। बाबा रामदास जी को, पुष्कर जी को, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ हम तीनों को आज की इस चर्चा को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम राम।